नमस्कार, मैं विनीता जैन हिंदी लेखक के मंच पर प्रस्तुत हूँ एक चटपटी सी कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आए। कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो इस बार की कहानी है गोनू झा और कोड़ों की सजा। मिथिला नरेश कला प्रेमी व्यक्ति थे। अपने राज्य में कला प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वे प्राय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते। विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर राज दरबार की ओर से विभिन्न तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन वे कराते रहते, जिसके माध्यम से कलाकारों की इतनी आमदनी हो जाती थी कि वे अपनी कला साधना में सालों भर लगे रह सकते थे। कलाकारों के प्रति मिथिला नरेश की सहृदयता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बाहर से आने वाले कलाकारों के लिए मिथिला नरेश का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। प्राय कलाकार किसी आवश्यकता के समय राज दरबार जाते और मिथिला नरेश के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन कर उनसे कुछ न कुछ पारितोषिक प्राप्त कर लौट आते। मिथिला नरेश ने आगंतुक कलाकारों की सुविधा के लिए एक कक्ष का निर्माण कराया था। आगंतुक कलाकारों के स्वागत तथा मिथिला नरेश से उनकी मुलाकात कराने के लिए एक कक्षपाल की नियुक्ति उन्होंने की थी। मिथिला नरेश ने बाहर से आए कलाकारों और मिथिला के जरूरतमंद कलाकारों से किसी भी क्षण मिलने के लिए अपनी स्वीकृति दे रखी थी, लेकिन उन्होंने कक्षपाल को यह अधिकार भी दे रखा था कि वह जांच परख कर ले कि कलाकार वाकई कला साधक है या जरूरतमंद है। इस व्यवस्था से कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु जब कक्षपाल ने देखा कि मिथिला नरेश से मिलकर लौटने वाले कलाकार तरह तरह के उपहार प्राप्त कर आते हैं, तो उसने सोचा यदि वह इन फटीचर से दिखने वाले कलाकारों को महाराज से मिलने की स्वीकृति प्रदान नहीं करे तो क्या उन्हें यह पुरस्कार मिल सकेंगे? नहीं। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह इन आगंतुकों से सौदा करे कि यदि महाराज से मिलना है तो उनसे प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि का 25% वे कक्षपाल को प्रदान करेंगे। और इस निर्णय पर पहुंच जाने के बाद दूसरे ही दिन से कक्षपाल कलाकारों से उनके पुरस्कार राशि का 25% वसूलने लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। कक्षपाल के रुतबे में फर्क आ गया। कहाँ उसे कलाकारों के स्वागत के लिए नियुक्त किया गया था और कहाँ वे कलाकारों से ही दबंगता से पेश आने लगा। उसके कर्तव्यों में यह बात शामिल थी कि मिथिला नरेश से मिलने की इच्छा रखने वाले कलाकारों की वह जांच परख कर ले कि वाकई वे कला साधक है या नहीं। परंतु वह इस नीति वाक्य को भूलकर हर उस व्यक्ति को महाराज से मिलने की इच्छा पूरी करने लगा जो उसे 25% का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता। बाद में उसका साहस और बढ़ गया जब कुछ लोगों ने मिथिला नरेश के दरबार में प्रवेश के लिए उसे अग्रिम चढ़ावा देने के लिए पेशकश की। मिथिला नरेश ने महसूस किया कि उनके पास कलाकारों के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आने लगे हैं जो कला के मर्मज्ञ नहीं हैं और न ही प्रतिभा के धनी। कार्तिक का महीना था। फसलें कट चुकी थी। मिथिला नरेश हर वर्ष कार्तिकोत्सव का आयोजन करते थे। इस साल उन्होंने कार्तिकोत्सव को भव्य रूप देने का निश्चय किया था। उन्होंने एक दिन गोनू झा से कहा, पंडित जी, इस वर्ष मैं कार्तिकोत्सव का भव्य आयोजन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आयोजन में दूसरे राज्यों के कलाकारों को भी विशेष आमंत्रण भेजूं, मगर मुझे संकोच हो रहा है क्योंकि इस वर्ष अपने राज्य के जितने भी कलाकार मुझसे मिलने और अपनी कला का प्रदर्शन करने आए, उनमें बहुत कम ऐसे लोग थे जिनमें कला के तत्व विद्यमान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिथिलांचल में कला की अधोगति क्यों हो रही है। बड़े बड़े सिद्धहस्त कलाकार इस वर्ष मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जब गोलू झा ने मिथिला नरेश के मुंह से यह बात सुनी तो वे गंभीर हो गए। उन्हें महाराज की बात चिंता पैदा करने वाली लगी कि इस वर्ष महाराज से मिलने राज्य का कोई भी वरिष्ठ कलाकार क्यों नहीं आया। उन्होंने सोचा, निश्चित रूप से कोई ऐसी गंभीर बात है जिससे कलाकार राज्य से विमुख हो रहे हैं, अन्यथा कला को अपने राज्य में प्रोत्साहित करने वाले मिथिला नरेश से कोई वरिष्ठ कलाकार मिलने भला क्यों नहीं आएगा। गोनू झा ने मिथिला नरेश से कहा, महाराज, आप कार्तिकोत्सव की तैयारी का निर्देश जारी कीजिए और मुझे 1 हफ्ते का समय दें। मुझे नहीं लगता 1 वर्ष में मिथिला में कला की अधोगति हो गई है। यदि राज दरबार में अच्छे कलाकार नहीं आ रहे तो इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। इस 1 हफ्ते में मैं अपने ढंग से
इस संबंध में जानकारी करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि राज्य में कला के उत्थान के लिए आपके द्वारा किए जा रहे सद्प्रयासों की राह में आ रही बाधाओं को मैं दूर कर सकूं। मिथिला में कला और कलाकार पहले से हैं, आपकी कृपा से आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मिथिला नरेश से विदा लेकर गोलू झा अपने ढंग से सक्रिय हो गए। मिथिला नरेश से हुई बातचीत के 3 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य के हर आयु वर्ग के लिए मेघा परीक्षण प्रतियोगिता आयोजन इस बार कार्तिकोत्सव में होना चाहिए। कार्तिकोत्सव की चर्चा सुनते ही मिथिला नरेश ने समझ लिया कि जरूर गोनू झा ने कलाकारों के राज्य से विमुख होने का कोई सुराग मिल गया है और वे इस मेघा परीक्षण प्रतियोगिता के बहाने उनके सामने कुछ प्रकट करना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने दरबारियों से पूछा, आप लोगों की क्या राय है? दरबारियों में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो गोनू झा से जलते थे या ऐसे समय की प्रतीक्षा में रहते थे कि गोनू झा को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे दरबारियों ने एक मत होकर मिथिला नरेश को राय दी कि कार्तिकोत्सव तो उमंग और उल्लास के लिए आयोजित होता है, जबकि मेघा परीक्षण प्रतियोगिता गंभीर प्रकृति की प्रतियोगिता है। मनोरंजन के समय गंभीर प्रतियोगिताएं रसभंग की स्थिति पैदा कर देंगी, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता कार्तिकोत्सव में नहीं होनी चाहिए। मगर गोनू झा ने मिथिला नरेश से कहा, इस तरह की प्रतियोगिता के लिए कार्तिकोत्सव से अच्छा कोई दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता। नवनान के आगमन से ग्रामीण कार्तिक में आर्थिक समस्याओं से निश्चिंत होते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी अपने भोजन वसन की चिंता से मुक्त रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिकोत्सव में राज्य भर के लोग आते हैं, इसलिए राज्य की मेघा शक्ति की पहचान के लिए इससे अच्छा दूसरा अवसर नहीं हो सकता। मिथिला नरेश को गोनू झा का तर्क पसंद आ गया। उन्होंने मेघा परीक्षण प्रतियोगिता आयोजन की स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति के तुरंत बाद गोनू झा ने मिथिला नरेश के सामने इच्छा जताई, महाराज मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। दरबारियों ने जैसे ही गोनू झा को महाराज से यह कहते सुना कि मेघा परीक्षण प्रतियोगिता में वह भाग लेना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत ही विरोध करना शुरू कर दिया कि इस तरह की किसी भी प्रतियोगिता में राज दरबार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। लेकिन गोनू झा ने पुनः मिथिला नरेश से कहा, महाराज मैं इस प्रतियोगिता में अपनी मेघा की वास्तविक शक्ति की पहचान के लिए भाग लेना चाहता हूँ। मुझे पारितोषिक की कोई अभिलाषा नहीं। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि दरबारी यदि उन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होने की इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान करें कि वो कोई इनाम ग्रहण नहीं करेंगे, तो भी वे उनके आभारी रहेंगे। इस पर दरबारी शांत होकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। महाराज ने गोनू झा को मेघा परीक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। इसके 4-5 दिन बाद मिथिला का प्रसिद्ध कार्तिकोत्सव प्रारंभ हुआ। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य भर के कलाकार तो आए ही, राज्य के बाहर के भी विशेष आमंत्रित कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्तिकोत्सव के समापन के दिन पुरस्कार वितरण की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बनाया गया वृहद पंडाल खचाखच भरा था। मिथिला नरेश पुरस्कार वितरण के लिए स्वयं मंच पर आसीन थे। सबसे पहले मेघा परीक्षण प्रतियोगिता के परिणाम सुनाए गए। गोनू झा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ निरूपित हुआ था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर रखी थी वे पुरस्कार नहीं लेंगे, इसलिए उनके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए लोगों को पुरस्कार दिए गए। इस पुरस्कार वितरण के बाद मिथिला नरेश ने अपनी ओर से गोनू झा को कुछ इनाम देने की इच्छा जाहिर की। तब गोनू झा ने कहा, यदि महाराज मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मुंह मांगा इनाम दीजिए। उनकी बात सुनकर पंडाल में बैठे दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अंततः मिथिला नरेश ने गोनू झा से पूछा, हाँ पंडित जी, आप बताइए आपको क्या इनाम चाहिए? गोनू झा ने कहा, मुझे नंगी पीठ पर 1000 कोड़ों का इनाम दें। उसकी यह मांग सुनते ही पंडाल में सन्नाटा छा गया। पंडाल में बैठे ईर्ष्यालु दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। गोनू झा की मांग इतनी अप्रत्याशित थी कि दरबारियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर गोनू झा ने इस प्रकार 1000 कोड़ों की मार क्यों खाना चाहते हैं। 5-10 कोड़ों में तो आदमी बेदम हो जाता है और गोनू झा 1000 कोड़े खाएंगे। यह आत्महत्या नहीं तो और क्या है। मिथिला नरेश भी हतप्रभ थे। उन्होंने गोनू झा से कुछ और मांगने के लिए कहा, मगर गोनू झा ने कहा, महाराज आपने मुझे मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है, अब आप उससे मुकरे नहीं। मुझे 1000 कोड़ों का इनाम चाहिए नंगी पीठ पर, और कुछ भी नहीं। अंततः मिथिला नरेश ने गोनू झा की पीठ पर 1000 कोड़े लगाने का निर्देश दे दिया। कोड़े लेकर 2 मुष्टंडे सिपाही मंच पर आ गए।
तब गोनू झा ने मिथिला नरेश से कहा, पंडाल में अगली पंक्ति पर बैठे कलाकार स्वागत कक्षपाल को पहले मंच पर बुलाया जाए। मिथिला नरेश समझ चुके थे कि गोनू झा अब उनके सामने कुछ रहस्योद्घाटन करने वाले हैं। उन्हें कक्षपाल को मंच पर लाने का निर्देश दिया। कक्षपाल जब मंच पर लाया गया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कार्तिक की ठंड में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई थी। वह डरा और सहमा सा दिख रहा था। गोनू झा ने कक्षपाल का हाथ फैलाकर मंच पर स्वागत करते हुए कहा, आइए कलाकार स्वागत कक्ष प्रभारी कक्षपाल महोदय, बिना आपके स्वीकृति के कोई राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। आपसे अनुमति मिलने के एवज में आपने पारितोषिक का 25% भुगतान का वादा मैं सार्वजनिक रूप से पूरा कर रहा हूं, ताकि भविष्य में मेरे लिए भी राज दरबार में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त रहे। महाराज के कानों में जब गोनू झा की बातें पहुंची तब उन्होंने समझ लिया कि कक्षपाल किस तरह का गोरख धंधा चला रहा था तथा क्यों गोनू झा ने मेघा परीक्षण प्रतियोगिता के आयोजन में शरीक होने की अनुमति ली। उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। तब गोनू झा ने कहा, महाराज, इस कक्षपाल की पीठ पर 250 कौड़े लगवाएं। इसने मेरे साथ सौदा किया था कि जो भी पारितोषिक मुझे मिलेगा उसका 25% मैं इसे दे दूंगा। ऐसा नहीं करने पर इसने चेतावनी दी कि वह भविष्य में मुझे कभी भी नरेश से मिलने का अवसर प्रदान नहीं करेगा। पंडाल में बैठे कलाकारों ने भी खड़े होकर कक्षपाल की शिकायतें शुरू कर दी। महाराज ने सभी की बातें सुनी। मंच पर ही कक्षपाल को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए और नौकरी से बर्खास्त किए जाने की घोषणा भी कर दी गई। महाराज ने गोनू झा को ढेर सारा इनाम दिया और कला शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। कार्तिकोत्सव में भाग लेने आए कलाकारों ने मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा की और गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी अपना सा मुंह लिए लौट गए। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।